गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरपीएफ की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 2 मार्च से हमारी परीक्षा स्टार्ट हो रही है और तैयारी करने के लिए हमारे पास मात्र 15-16 दिन का वक्त बचा है। मतलब तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी। अब थोड़ा रिवाइज टाइम हम देख लेते हैं। तो जैसे अनाउंसमेंट हमने किया था कि परीक्षा पे एक अंतिम वार अपन करेंगे और आपको स्पेशल आरपीएफ की एग्जाम्स के लिए एक एग्जाम सीरीज आपको मिलेगी और इस एग्जाम सीरीज में मैथमेटिक्स के आपको टोटल 10 वीडियोस मिलेंगे। टोटल 10 क्लास आपकी होगी। हर क्लास में 20 क्वेश्चन हम मैथ के लेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 क्वेश्चन जो हम रेडी करेंगे वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं पिछले आरपीएफ में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में और अकॉर्डिंग टू एसएससी टीसीएस जिस तरह के भी सवाल बनाता है उनका पूरा एनालिसिस करके हम ये क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। हमारी उम्मीद ये है कि आगामी जो भी 2 मार्च से आरपीएफ का पेपर स्टार्ट होगा उनमें 100% इन्हीं तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में बन पाएंगे। एक 20 क्वेश्चन की क्लास लेने के लिए हमें कम से कम पीछे 1 से 2 घंटे का वर्क करना पड़ता है ताकि हम अच्छे से इस बात को समझ पाए कि कौन सा एग्जाम में सवाल आने का चांस सबसे ज्यादा है। आप लोग पूरी एनर्जी के साथ भरपूर एक लंबी सांस लेके इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। बहुत सारी चीजें आपको पहले से आती है, बस आपको ये समझना है कि कौन सी वाली चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के कौन से 20 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, मतलब जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं वो ओवरऑल मिक्स क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। पूरे सिलेबस में 20 क्वेश्चंस होंगे, मतलब कोई रेशियो का सवाल भी है, कोई साधारण ब्याज का, इंटरेस्ट का या टाइम एंड वर्क का, सबको ओवरऑल मिक्स करके हमने क्वेश्चन बनाए। तो पूरे जोश और होश के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के 20 क्वेश्चन का क्या कलेक्शन है। तो चलिए भाई आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रेशियो से है और बहुत ही एक रेगुलर सा और बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिख रहा होगा 14:13 समानुपात 7:x दिया गया है। तो रेशियो के टॉपिक में एक समानुपात का क्वेश्चन है और इसमें आपको 4 संख्या ABCD होती है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ समानुपात। आपको बाकी 3 संख्या का वैल्यू दे रखा है और आपको चतुर्थ समानुपात 4th प्रोपोर्शन x का मान पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि मतलब पहली नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता है और दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करता है। तो आप 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई x होगा और 30 को 7 से गुणा करेंगे तो 30 गुणा 7 होगा और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये समानुपात का कंसेप्ट है। पहली संख्या और चौथी संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लाई बराबर होता है। ओके, अब आप डिवाइड कर सकते हैं। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे, 2 बार डिवाइड होगा और 2 का भाग अगर आप 30 में देंगे तो 15 आएगा और x का मान क्या होगा, 15 होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह का एक और सवाल मैं आपको यहीं पे करवा देता हूं। वैसे जैसे कल को इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि 36:x प्रोपोर्शन x हो गया और अनुपात हो गया यहाँ पे मान लीजिए 49 दे रखा, 49 दे रखा। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है सवाल। तो पहली को चौथी संख्या से गुणा करना है, दूसरी को तीसरे से गुणा करना है, तो x से गुणा होकर x स्क्वायर होगा और 36 49 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 × 49 होगा। ये आपस में बराबर होगा। यहां से अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं तो 36 और 49 का वर्गमूल होगा। तो 6 × 9 के हिसाब से 9 6 54 इस सवाल का राइट आंसर बन पाएगा। ओके, तो बहुत रेगुलर और बेसिक सा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस आप इस पे कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, रेशियो का। 169 और 144 का मध्य अनुपात पूछ रहा है। देखो ये जो टाइप होता है रेशियो के टॉपिक का, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होता है। ठीक है, मतलब कि मध्य अनुपात या फिर तृतीय समानुपात या फिर चतुर्थ समानुपात आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होता है। और अगर मैं देखूं कि पिछले पेपर्स के जितने भी क्वेश्चन हमने देखे उन सारे क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम स्टडी बताएं तो 2023 और 2024 के जितने भी एसएससी और रेलवे के पेपर्स लगे होंगे पिछले, एसएससी के पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कम से कम 200 से भी ज्यादा बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया इस वाले टाइप से, मध्य अनुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात। थोड़ा सा टाइप एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये 2 संख्या दे रखी है, 169 और 144 का आपसे मध्य अनुपात पूछ रहा है। मैं ज्यादा बेसिक डिस्कशन नहीं करूंगा इधर, क्योंकि एग्जाम सीरीज है और एग्जाम सीरीज का मतलब है इंपॉर्टेंट कंटेंट को हम लेके चलेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह आपका पहले से क्लियर होगा।
तो अगर दो संख्या दे रखी और आपसे मध्य अनुपात पूछ रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है और इनका वर्गमूल निकालना है। यानी मध्य अनुपात मतलब b बराबर अंडर रूट ए सी होता है भाई। तो b बराबर अंडर रूट ए सी होता है, तो ये a है और ये c है, मतलब दोनों को गुणा करके रूट करना है। तो आप अगर ये चीज याद नहीं होती तो एक पैटर्न में याद रख सकते हो कि दो संख्याओं का मध्य अनुपात अगर निकालना है तो आप दोनों संख्याओं को गुणा करके वर्गमूल निकाल दो। तो 169 का वर्गमूल 13 होगा, 144 का वर्गमूल 12 होगा और 13 को 12 से गुणा करेंगे तो 156 इस सवाल का राइट आंसर होगा। दो क्वेश्चन मैं और बता देता हूं इसी के साथ साथ। जैसे आपके एग्जाम में इस तरह का पैटर्न भी हो सकता है, कल को ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जैसे ये पूछ रहा है कि 8 और 12 का तृतीय समानुपात क्या होगा। ठीक है, तो अगर दो संख्या देखिए आपसे तृतीय समानुपात पूछे तो आपका पैटर्न ये होगा, मतलब आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो कि b² होता है भाई। फिर भी अगर ये चीज आपसे याद नहीं हो तो आप इस तरह से पैटर्न याद कर सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन में अगर दो संख्या देके तृतीय समानुपात पूछ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दूसरी वाली संख्या यानी कि सेकंड जो नंबर है दूसरी वाली संख्या के स्क्वायर में पहली संख्या का भाग देंगे। तो हमें क्या करना है, 12 का स्क्वायर करना है और इसमें पहले संख्या 8 का भाग देना है। तो 12 का स्क्वायर 144, 144 में अगर आप 8 का भाग देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 होगा। एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि 4, 8 और 12 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। ठीक है, तो 4, 8 और 12 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। जब भी कोई क्वेश्चन में आपसे चतुर्थ समानुपात पूछेगा तो वो आपको क्वेश्चन में 3 संख्या देगा, मध्य अनुपात या तृतीय समानुपात पूछेगा तो क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही नंबर देगा। अगर आपको चतुर्थ समानुपात निकालना है तो एक सीधा लॉजिक आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है, बाद वाली दो संख्या जो है यानी लास्ट वाली जो दो संख्या है 8 और 12, इन दोनों को, इन बाद वाली दो संख्याओं को गुणा करना है और आपको इसमें पहली संख्या 4 का भाग देना है। तो 4 दूनी 8 होगा और 12 दूनी 24 इसका राइट आंसर बन पाएगा। 200-250 सवाल जो पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चनों में एक खास बात यह भी थी कि कभी भी प्रथम समानुपात नहीं पूछा गया था। तो आप मध्य अनुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात का पैटर्न दिमाग पे रखें और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रेशियो के टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा और उसमें से इस टाइप में से क्वेश्चन बनने का चांस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। ओके भाई, अगला जो क्वेश्चन अपना है वो प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक का क्वेश्चन है और इसमें देखा है कि एक घोड़े को 20% के लाभ पे 60,000 में बेचा गया, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। एक बेसिक सा यानी प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक का एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें आपको 20% लाभ पर एसपी दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है और आपसे 30% लाभ पे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो जितने भी जीडी के पेपर हो, जैसे जीडी 2024 में पेपर लगा था, इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस का पेपर होता है या फिर इसी कैटेगरी में बात करें जैसे आरपीएफ का पेपर होगा, तो इन एग्जाम्स में इस तरह का बेसिक सवाल ज्यादा पूछा जाता है कि आपको एक सिंपल सा 20% प्रॉफिट का एसपी दे रखा है और आपसे 30% प्रॉफिट का एसपी पूछ रहा है। ओके भाई ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा रेशियो वाला पैटर्न अपन लगाते हैं। जैसा आपको पता है 20% लाभ पर 60,000 में बेच रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि उस घोड़े को उसने खरीदा होगा 100% में और 20% लाभ पर बेच रहा है, तो उसको 100 से 20% ज्यादा मतलब 120% में बेच रहा है। तो ये जो 60,000 है, ये जो 60,000 में बेच रहा है, ये 20% प्रॉफिट वाला एसपी है, तो ये 120% के बराबर का वैल्यू है। तो आप इसमें 120% का भाग दे सकते हैं और यहां से 1% का वैल्यू निकाल सकता है। इसी प्रकार फिर आपसे पूछ रहा है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किसमें बेचना चाहिए, तो 30% प्रॉफिट पे एसपी पूछ रहे हैं, तो 30% लाभ के एसपी का मतलब होता है कि जितने में खरीदा उसका 30% ज्यादा में बेच रहा है। तो 30% प्रॉफिट पे जो एसपी होगा वो 100 से 30% ज्यादा 130% होगा। तो ये 60,000 120% का वैल्यू है और आपसे 130% का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 60,000 में 120% का भाग देंगे, 1% का मान आएगा और उसको 130 से गुणा करेंगे। तो कुल मिला के एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 12 पंजे 60, ये 500 होगा और 13 को 5 से गुणा करेंगे तो 65,000 और 65,000 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिक से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो डिस्काउंट के टॉपिक का एक बड़ा ही फेमस और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिख रहा होगा 15% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बराबर का एकल छूट प्रतिशत क्या होगा।
तो भाई समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और बहुत सारे एग्जाम जैसे एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स के पैटर्न में ये एक रेगुलर सवाल पूछा जाता है। 15% और 5% की दो क्रमागत छूट के बराबर का एकल छूट पूछ रहा है। एकल छूट का मतलब ये भी कह सकते हो कि अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 5% की दो क्रमागत छूट देता है तो मतलब वो दोनों को मिला के टोटल कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है। तो टोटल डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट अपने को निकालना है। तो देखो एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है कि एक सक्सेसिव फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। सक्सेसिव फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बटा 100 होता है, जिसमें D1 का मतलब डिस्काउंट का पहला रेट हो गया, जिसमें D1 का मान 15 है और D2 का मान 5 है। तो आपको क्या करना है, एक बार तो D1 प्लस D2 का मतलब है दोनों को जोड़ना है, तो 15 प्लस 5 हो गया, और यहां दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 15 इंटू 5 बटा 100 होगा। तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20 होगा, और 20 में 15 को 5 से गुणा करेंगे 75, और 100 का भाग देंगे तो 0.75 होगा। और इसको अगर आप घटाओगे तो 19.25% इसका एकल छूट या टोटल डिस्काउंट होगा, जो कि राइट आंसर बी होगा। ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीके से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं, मतलब 100 वाला तरीका लगा सकते हैं। जैसे इस तरह से भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं कि 15% डिस्काउंट है, मतलब कि वो 100 से 15% कम करके बेच रहा है, तो 15% छूट पे जो एसपी होगा वो 85% होगा, 5% छूट पे जो एसपी होगा वो 95% होगा। ऊपर जितने नंबर होते हैं उससे एक कम नीचे 100 लगा सकते हो आप। जैसे 2 नंबर है तो नीचे, अगर ऊपर 2 संख्या है तो नीचे एक कम 100 का मतलब है आप एक बार 100 लगा सकते हो। चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो। 85 को 95 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक लॉजिक भी लगा सकते हो कि इनके बीच में एक नंबर है 90, यानी कि 90 के स्क्वायर 8100 से 25 कम करेंगे तो ये 8075 आएगा, और इसमें जब आप 100 का भाग देंगे तो 80.75 आ जाएगा। ये जो 80.75 आया है ये एसपी आया भाई, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना होगा, तो ये 80.75% जो आया है वो 100 से कितना कम है, यानी इसको 100 में से घटाना है। ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 19.25% कम है, ठीक है। तो ये वाला 100 वाला तरीका भी आप लगा सकते हैं इसमें। बट अगर दो क्रमागत डिस्काउंट होते हैं, बट दो अगर डिस्काउंट का परसेंटेज होता है और आपसे उनका टोटल डिस्काउंट पूछा जाता है, तो D1 D2 का तरीका काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं डिस्काउंट के बाद में, ठीक है भाई। अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो साधारण ब्याज के टॉपिक का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिख रहा होगा एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, और 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। तो उधार दी गई राशि क्या? तो ये साधारण ब्याज के टॉपिक से क्वेश्चन है, और जो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है, साधारण ब्याज का जो टॉपिक है वो मेरे हिसाब से मैथ का बहुत ही इजी टॉपिक होता है। इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप मात्र 2 ही कंसेप्ट से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब केवल 2 कंसेप्ट होते हैं जिनसे हम पूरे साधारण ब्याज के टॉपिक का कैसा भी क्वेश्चन हो, केवल मात्र 2 कंसेप्ट से आप पूरा चैप्टर हैंडल कर सकते हैं। तो इन 2 कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, बाद में दूसरा जो कंसेप्ट होगा वो आगे किसी वीडियो की क्वेश्चंस में हम देख लेंगे। तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि 25% वार्षिक ब्याज की दर है, और लैंग्वेज ये बोल रहा है कि 6 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होगा वो उधार दी की राशि, उधार दी की राशि का मतलब मूलधन होगा, मूलधन से 360 रुपए अधिक है। इसमें जो मेथड लगा रहे हैं वो परसेंटेज मेथड लगा रहे हैं। जैसा आप माइंड में ऐसा समझ सकते हो कि अगर 25% वार्षिक ब्याज की दर है तो 6 साल का जो टोटल साधारण ब्याज होगा वो 25 इंटू 6 का मतलब है 150% होगा, और ये जो 150% ब्याज है वो उधार ली की राशि मतलब मूलधन हमेशा 100% होगा, उस 100% से 50% अधिक है। मतलब मूलधन हमेशा 100% होगा, और हर साल का ब्याज अगर 25% होगा तो 6 साल का टोटल ब्याज कितना होगा उसके लिए आप दर और समय को गुणा कर सकते हैं। जैसे 25 को हमने 6 से गुणा किया 150 हो गया, तो 6 साल का जो टोटल ब्याज है वो 150% है, और वो उधार ली की राशि मतलब मूलधन 100% से 50% अधिक है। तो ये जो 50% अधिक है इसका वैल्यू 360 के बराबर है, और आपसे क्या पूछ रहा है, उधार ली की राशि मतलब 100% का मान पूछ रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर 50% का मान 360 होगा तो 100% का मान 360 का डबल हो जाएगा 720, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन। ओके, ठीक है।
चले अगला क्वेश्चन एक और है जिसमें साधारण ब्याज का सवाल लिया हमने। तो ये भी बड़ा ही फेमस और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलर सवाल है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता रहता है। एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी, तो उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा यदि प्रत्येक मामले में जो ब्याज है वो साधारण ब्याज है, यानी साधारण ब्याज की समान दर मार ले। चलो भाई ठीक है, तो रेगुलर क्वेश्चन आपको पता होगा किस तरह से इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। 20 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, तो कोई राशि है जो 20 साल में 6 गुना हो रही है, आपसे पूछ रहा है कितने वर्षों में 5 गुना होगा। तो ऐसे वाले प्रश्नों में हम पहले ब्याज निकालते हैं। अगर राशि 6 गुना हो रही है तो इस 6 गुने से एक कम ब्याज होगा, मतलब जैसे समझ सकते हो कि 6 गुना हो रहा है, इसका मतलब है रेशो आएगा। अगर मूलधन 1 यूनिट होगा तो 20 साल बाद की राशि 6 यूनिट होगी, तो जितना गुना हो रहा है उससे एक कम ब्याज होगा। अगर राशि 6 गुना हो रही है तो ब्याज 5 यूनिट होगा, और राशि 5 गुना हो रही है तो ब्याज 4 यूनिट होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 यूनिट ब्याज 20 साल में मिलेगा, तो मुझे ये पता करना है कि 4 यूनिट ब्याज कितने साल में मिलेगा। तो आप बेसिक कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 5 यूनिट ब्याज 20 साल में मिलेगा तो हम पहले ये पता कर लेते हैं कि 1 यूनिट ब्याज कितने साल में मिलेगा। तो 1 यूनिट ब्याज कितने साल में मिलेगा उसके लिए हम 20 में 5 का भाग देंगे, तो 1 यूनिट ब्याज मिलेगा 4 साल में। अब 1 यूनिट ब्याज अगर 4 साल में मिलेगा तो हम पता करेंगे 4 यूनिट ब्याज कितने साल में मिलेगा, तो इस 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 यूनिट ब्याज मिलेगा कितने साल में, 16 साल में। इसका मतलब ये हुआ कि 5 गुना होने में राशि को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा भाई, 16 वर्ष लगेगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो धीरे धीरे सारे क्लासेस का कंटेंट और भी बेस्ट बनता जाएगा, आप लगातार कोशिश करते रहे, और आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ और इंप्रूवमेंट हो सकता है, किस तरह का प्रोसेस हो सकता है, तो वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इसमें और इंप्रूवमेंट हो सकता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो टाइम एंड वर्क के टॉपिक का लिया है। तो टाइम एंड वर्क के टॉपिक का क्वेश्चन ये है कि ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकता है, और ए बी सी मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में 4 घंटे का समय लेता है। तो एक बहुत ही बेसिक सा और रेगुलर सवाल है। तो क्वेश्चन में ए और बी कार्य को 6 घंटे में करता है, मतलब कि ए प्लस बी का समय है, तो ए प्लस बी 6 घंटे में करता है, और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 4 घंटे में करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी का समय 4 घंटे है। आपको पता होगा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को हैंडल करने के लिए 2 तरह के कंसेप्ट होते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो 6 घंटे और 4 घंटे का समय है इसका एलसीएम ले सकते हो, या फिर इस समय का रेशियो बना सकते हो। अगर 2 ही समय है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा इजी रहता है कि आप रेशियो बनाएं। यानी हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी का जो समय है 6 घंटे और 4 घंटे का जो समय है उसका रेशियो बनाएंगे। तो अगर 6 घंटे और 4 घंटे का आप रेशियो बनाओगे तो रेशियो बनेगा 3:2। अब ये जो 3:2 है ये समय का अनुपात है, तो कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है वो समय का व्युत्क्रम होता है। तो 3:2 का अगर आप व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम बनेगा 2:3। ये जो 2:3 आया है ये इनकी कार्य क्षमता है भाई, ठीक है। यानी आपको ये पता चल गया कि ए और बी मिलकर 1 घंटे में 2 यूनिट काम करेंगे, और ए बी सी तीनों मिलकर 1 घंटे में 3 काम करेंगे। अब जब कार्य क्षमता आ गई तो हमें पूरा काम निकालना भाई, तो यहां से हम पूरा काम निकालेंगे। अब पूरा काम निकालने का तरीका होता है कार्य क्षमता को समय से गुणा करेंगे। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का जो समय 6 घंटे है उसको उनकी कार्य क्षमता 2 से गुणा कर सकते हैं, तो 6 दूनी 12 पूरा काम होगा। या फिर आप ए प्लस बी प्लस सी का जो समय 4 घंटे है उनको उनकी कार्य क्षमता 3 से गुणा कर सकते हैं, तो वही पूरा काम 4 × 3 = 12 होगा। तो यहां से हमने पूरा काम निकाल लिया, 4 × 3 = 12 पूरा काम हो गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, सी की कार्य क्षमता कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा ए बी सी तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता 3 यूनिट है, और ए और बी की मिलाकर कार्य क्षमता 2 यूनिट है। तो इसका मतलब सी की जो कार्य क्षमता होगी वो 3 - 2 के हिसाब से 1 होगी उसकी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब आप जानते होंगे, कार्य क्षमता का मतलब होता है कि सी की कार्य क्षमता अगर 1 है इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में 1 काम करेगा। अब बताए अगर वो 1 घंटे में 1 काम करेगा तो पूरा 12 काम कितने घंटे में करेगा, तो 12 घंटे में करेगा। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। अभी हम फर्स्ट क्लास से शुरुआत कर रहे हैं, तो हमने इन क्लासों का कंटेंट इस तरह से सेट रखा है कि शुरुआत में थोड़े इजी क्वेश्चन हो, उसके बाद फिर फ्लो बढ़ता जाएगा, और आगे हम कंटिन्यू क्वेश्चनों को देखते रहेंगे। ओके ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड के टॉपिक का क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है टाइम और स्पीड का टॉपिक जो है वो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है हर किसी एग्जाम्स के लिए। तो
तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर लगेगा उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको कम से कम टाइम स्पीड के टॉपिक के मिलेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन लिया है वो बहुत ही रेगुलर टाइप का एक टाइप होता है जिसको हम कह सकते हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो काफी सारी एग्जाम्स होते हैं जिनमें औसत चाल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहीं से आप एक बार टाइप क्लियर कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि जॉन 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाकर तय करता है और फिर वह 350 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाकर तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है? तो एक रेगुलर सवाल होता है। तो औसत चाल निकालने का पैटर्न क्या है भाई? अगर आप कोई भी क्वेश्चन में औसत चाल निकालना चाहते हैं तो औसत चाल निकालने का सभी सवालों का है, सभी क्वेश्चनों का एक ही पैटर्न होता है। वो है कि आपको कुल दूरी में कुल समय का भाग देना। ठीक है, मतलब कैसा भी क्वेश्चन अगर आपको मिले एवरेज स्पीड का, औसत चाल का, तो एक ही पैटर्न सबका होता है कि आपको कुल दूरी में कुल समय का भाग देना है। अब मुझे एक तो कुल दूरी चाहिए और एक कुल समय चाहिए। तो भाई कुल दूरी तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिख रही होगी आपको कि जॉन 250 किलोमीटर की दूरी तो यहां तय करता है और 350 किलोमीटर की दूरी ये वाली तय करता है। तो टोटल दूरी कितनी होगी? दोनों को जोड़ेंगे भाई, तो 300, 200, 500, 600 हो गया। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि कुल दूरी तो 600 किलोमीटर है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कुल समय। तो क्वेश्चन में समय डायरेक्ट दिया नहीं गया है, समय कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पीड चाल दी है। तो आप क्या करेंगे भाई? आपको जब ये बात दिख रहा है कि 250 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया गया है, तो हम क्या करेंगे? इस दूरी में इस चाल का भाग देके समय निकालेंगे। तो 250 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में लगा समय 5 घंटे होगा, और नेक्स्ट वाली जो 350 किलोमीटर की दूरी है उसको 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में लगा समय 5 घंटे होगा। तो इस वाली दूरी में 5 घंटे लगा, इस वाली दूरी में 5 घंटे लगा, तो टोटल मिला के कुल समय कितना हुआ? तो 5 और 5 को मिलाएंगे 10 घंटे हो गया। तो कुल 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कुल 10 घंटे का समय लगा है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर होगी। तो मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इस सवाल एवरेज स्पीड वाले प्रोसेस में एक दो मॉडरेट क्वेश्चन और होता है, जैसे एक फॉर्मूला भी इसमें लगता है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें मान लो दूरी नहीं दे रखी हो। जैसे यहां तो दूरी दे रखी है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दूरी नहीं दी जाती है। तो ऐसा भी एक आधा क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में जरूर लेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन हमने लिया है। तो आपका जो आरपीएफ का एग्जाम होगा उसमें यह समझ लीजिएगा एक वन क्वेश्चन कम से कम, एक क्वेश्चन आपका कम से कम एक बेसिक सिंपलीफिकेशन का बनेगा। ये वाला एक रेगुलर पैटर्न होता है। एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम्स में आप देखेंगे तो एक रेगुलर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 95 इंटू 105 का मान कितना होगा। तो वैसे तो मल्टीप्लाई है, आप जैसे भी चाहे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा कम टाइम में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसमें आप एक पैटर्न लगा सकते हैं अलजेब्रा का। जैसे 95 है भाई, तो ये जो 95 होता है यानी जो 95 है वो 100 से 5 कम है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 100 माइनस 5। और ये वाला जो 105 है ये 100 से 5 ज्यादा है, तो इसको मैं 100 प्लस 5 लिख सकता हूं भाई। अब इसमें जो क्या है, एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब क्या होता है भाई? a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न लगा के थोड़ा इजी कैलकुलेट कर सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे? 100 का स्क्वायर करेंगे माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे। 100 का स्क्वायर कितना होगा? मतलब 100 इंटू 100 10,000 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 10,000 में से अगर आप 25 घटाएंगे तो 9,975 राइट आंसर बनेगा। ओके, तो एक बेसिक सा मल्टीप्लाई पॉइंट है। तो ये पैटर्न काफी बढ़िया है, इसमें आप लागू कर सकते हो। इसी तरह से काफी सारे एग्जाम में सवाल बने थे, हम जैसे आपको बताएं लॉजिकली। जैसे ये भी क्वेश्चन होता है कि 57 को गुणा किया जाए किससे भाई? 53 से। ये भी एक सवाल इसी पैटर्न का, 50 से 7 ज्यादा 50 से 7 कम हो गया। इसी प्रकार ऐसा भी एक क्वेश्चन था यहाँ पे, जैसे मान लो कि 1007 को गुणा किया जा रहा है 900 किससे? 93 से। तो ये 1000 से 7 ज्यादा है, ये 1000 से 7 कम है। ये सब पेपर के पूछे हुए सवाल ही मैं बता रहा हूं। तो ऐसे वाले पैटर्न पे रेगुलर बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो आप इसको फोकस कर सकते हैं। ओके भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक का लिया है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें आपको फ्रैक्शन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इन तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा। तो 1 से 2 क्वेश्चन एलसीएम के आपके एग्जाम में बनेंगे, और ये वाला पैटर्न इसी क्लास के क्वेश्चन में क्लियर कर लीजिएगा। मतलब अगर आपको 3 फ्रैक्शन दे रखा है और आपसे इनका एलसीएम पूछ रहा है,
तो अगर आपको इनको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर जो अंश होते हैं उन अंशों का तो एलसीएम निकालना है और नीचे जो हर होते हैं उन हरों का एचसीएफ निकालना है। ये इसका पैटर्न होगा कि मतलब अगर आपको फ्रैक्शन दे दे और आपसे पूछे इन तीनों फ्रैक्शन भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालने का पैटर्न है कि ऊपर वाले जो अंश वाली संख्या है, ये जो ऊपर अंश वाली संख्या दिख रही है आपको 3, 5 और 7, इनका तो एलसीएम निकालना है और नीचे जो हर दिख रहा है 8, 16 और 2, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। अब देखो 3, 5, 7 का जो एलसीएम होगा तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा गुणा होता है भाई। तो 3, 5 और 7 का जो एलसीएम होगा वो 3 × 5 × 7 होगा और नीचे वाले जो 8, 16, 2 है उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबको दिख रहा है इन सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। तो 7 पंजे 35 और 35 का 3 गुना 105 होगा और 105 में अगर आप 2 का भाग देंगे तो 52 से ही 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैं इसी के साथ साथ ये भी आपको बता देता हूं, कल को मान ली इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया होता कि भाई एलसीएम के बजाय आपसे एचसीएफ पूछा होता, ठीक है। अगर एचसीएफ पूछा होता तो पैटर्न ये रहेगा कि ऊपर जो अंश है उन अंश का तो आपको एचसीएफ निकालना है और जो नीचे हर है उन हरों का एलसीएम निकालना भाई। फिर पैटर्न ये रहेगा, यानी कुल मिला के ये है कि आपको 3, 5 और 7 जो अंश है, तीनों भिन्नों के जो अंश 3, 5, 7 है उनका एचसीएफ निकालना है और जो 8, 16 और 2 हर है उनका एलसीएम निकालना है। 3, 5, 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा क्योंकि 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसका भाग जाएगा, और 8, 16, 2 का अगर एलसीएम निकालना है तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 16 होगा। तो अगर एचसीएफ पूछा होता तो 1/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके भाई, चलो भाई ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो जैसे अर्थमेटिक एडवांस मैथ होता है तो आप सभी को पता है आरपीएफ का जो एग्जाम लगेगा उसमें 1 से 2 सवाल कम से कम आपके जो बनेंगे वो मेंसुरेशन के टॉपिक के बनेंगे, यानी क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, जिसमें समबाहु त्रिभुज काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भाई ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये जो टॉपिक आपका है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम रहेंगे, यानी कम से कम 2 क्वेश्चन तो रहेंगे। जैसे एक क्षेत्रफल का बन गया, एक आयतन का बन गया, और ये सारा जो टॉपिक है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक है। भले पूरा टॉपिक एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स लगते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल जो भी है, उनमें भी कभी ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछा जाता है। 99% एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस बेसिक चीज यही है कि आप जितने भी फॉर्मूले क्लियर कर लोगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन ही हमने उठाए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे दिख रहा होगा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखी है 24 और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप ये बात जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज में अगर देखा जाए तो 3 ही फॉर्मूले हैं, मतलब थोड़ा सा देखा जाए तो इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में एक तो क्षेत्रफल हो गया भाई, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। एक इसका क्षेत्रफल के अलावा बात करें तो इसका परिमाप होता है, और परिमाप की अगर हम बात करें तो वो 3 गुना भुजा होगा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा हो गया। तो समबाहु त्रिभुज जैसे 3 फॉर्मूले हैं, तो तीनों फॉर्मूले याद करोगे तो कोई भी सिंगल सवाल समबाहु त्रिभुज का बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा भाई। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा क्या दिख रहा है भाई, भुजा का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो आप चाहो तो 24 × 24 लिख सकते हैं। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार डिवाइड होगा, और 24 को 6 से गुणा करेंगे तो 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर होगा डी ऑप्शन आपका राइट बनेगा, ठीक है। ओके भाई, चलो जैसे इसी कैटेगरी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है मेंसुरेशन का, और ये है किसका भाई, घन का है। तो एक घन क्या होता है, एक घन एक बॉक्स होता है, यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस घन का आयतन पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि घन क्या होता है, तो घन एक बॉक्स होता है या फिर एक कमरा कह सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। घन के क्या क्या फॉर्मूले होंगे भाई, सबसे पहले घन का आयतन होता है,
तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। ए मतलब हम भुजा को मान रहे हैं। फिर होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। फिर होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कि आप कह सकते हो इसका वक्र पथ क्षेत्रफल, या फिर ये भी कह सकते हो कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। एक इसका विकर्ण होता है, तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा। तो मात्र घन से रिलेटेड 3-4 फॉर्मूले हैं कि घन का आयतन भुजा क्यूब होगा, घन का विकर्ण भुजा का √3 गुना होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा, और इसका वक्र पथ क्षेत्रफल कह सकते हो या चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर होगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है भाई। तो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये 6 गुना भुजा स्क्वायर के बराबर है। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 864 है। आप इसको डिवाइड करेंगे भाई यहाँ पे, तो सबसे पहले एक बार डिवाइड होगा, 2 बचेगा, 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 144 होगा, तो ए का मान 12 होगा। ए का मान 12 का मतलब है कि आपको ये पता चल गया कि इस घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब आपसे इस घन का क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, और भुजा कितनी है 12, और 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 होता है। भाई 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, 1728 होता है। फिर भी अगर आप लॉजिकली देखिए तो ऐसे समझ सकते हो, अगर आप 12 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो जो भी आएगा उसका इकाई अंक 8 होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 8 है, ठीक है भाई। तो मेंसुरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो डीआई पैटर्न का है। और अगर आरपीएफ के पिछले पेपर के अकॉर्डिंग भी हम बात करें तो आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चनों में से 1 से 2 क्वेश्चन जो आएगा वो इस चार्ट वाले पैटर्न पे पूछा जाएगा। तो डीआई काफी इजी टॉपिक है, मतलब कि डायग्राम में क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब इजी होता है, कुछ ज्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं होता है इसमें। केवल आपको डाटा देखने होता है, सवाल करना होता है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में आपसे या तो परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, या फिर रेशियो पूछेगा, या एवरेज पूछेगा। तो परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ये 3 बातें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है। बस क्वेश्चन को समझना है। सबसे इंपोर्टेंट बात है कि नीचे दी गई तालिका 5 फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन किए गए चम्मचों की संख्या को दर्शाती है भाई, ठीक है। तो ये PQRST जो है वो 5 फैक्ट्री के नाम है, और ये फैक्ट्रियां जो चम्मच उत्पादन करती है उनकी संख्या दे रखी है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है वो एक बार समझ लीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे है कि P द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या तथा R द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। P और R की बात कर रहा था, यानी इसने क्या पूछा कि P द्वारा निर्मित, तो P द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या कितनी है, 100 है, और R द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या कितनी है भाई, 150 है, और इनके द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या का अनुपात पूछ रहे हैं। तो आप 100 और 150 का अनुपात करेंगे तो ये 2:3 रहेगा, और ये क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस कैटेगरी के रहेंगे, और बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रोसेस होता है। 2:3 अपना राइट आंसर बना था भाई, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो मिश्रण के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, और ये परसेंटेज का सवाल है भाई। दूध और पानी के मिश्रण का जो परिमाण है वो 60 लीटर है। इसमें 10% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि पानी 25% हो जाए, ठीक है भाई। तो एक बहुत ही अच्छा और आसान सा इसका तरीका होता है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है कि दूध और पानी के मिश्रण का टोटल जो क्वांटिटी है वो 60 लीटर है, यानी टोटल मिश्रण 60 लीटर का है, और इस 60 लीटर के मिश्रण में 10% भाग इसमें किसका है, पानी का है। तो समझ रहा है, टोटल जो मिश्रण होता है वो 100% होगा। अगर 10% भाग इसमें पानी का है तो बाकी का जो 90% भाग होगा वो किसका होगा, दूध का होगा। अब इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो क्या मिला रहे हैं भाई, इसमें पानी मिला रहे हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फोकस करने वाली बात है कि आपको देखना है कि पानी मिला रहा है, दूध मिला रहा है। तो खैर दूध तो कौन मिलाता है, पानी मिलाते हैं सब। तो इसमें पानी मिलाया जा रहा है। अब पानी मिलाया जा रहा है और मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसमें 25% पानी हो गया। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट और इजी सॉल्यूशन ये है कि प्रारंभिक जो मिश्रण था वो 60 लीटर था, और आपने 60 लीटर के मिश्रण में कुछ लीटर पानी और मिला दिया। तो मैं मान लेता हूं कि मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसमें x लीटर मिश्रण हो गया।
तो इन्हें मिलाने के बाद मिश्रण x लीटर हो गया। अब तुम्हें बात पता है कि जो प्रारंभिक मिश्रण 60 लीटर है, इस 60 लीटर का 10% भाग तो इसमें पानी का है और बाकी का 90% भाग दूध का है। और ये जो वर्तमान में नया मिश्रण x लीटर बना है, इस x लीटर का 25% भाग इसमें पानी का है और बाकी का 75% भाग इसमें दूध का है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने क्या मिलाया भाई, पानी मिलाया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर पानी आपने मिलाया है तो दूध की मात्रा में कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी कि प्रारंभिक मिश्रण जो 60 लीटर है उसमें दूध की मात्रा और जो वर्तमान मिश्रण x लीटर होगा उसमें दूध की मात्रा बराबर होगी। तो 60 लीटर में दूध की मात्रा कितना है, 90% है, और x लीटर में दूध की मात्रा कितना है, 75% है, और इसकी मात्रा आपस में बराबर होगी। तो ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान और सिंपल तरीका होगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से 15 से काट सकते हैं, 15 चौक 60 हुआ, 15 का भाग इसमें देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का भाग 90 में देंगे तो 18 बार जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और इस x का जो वैल्यू आएगा वो 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 18 4 72 आ गया। अब यहां से आपको यह पता चल गया कि पहले जो मिश्रण था वो 60 लीटर था और वर्तमान में जो मिश्रण है वो 72 लीटर हो गया। तो मिश्रण की मात्रा कितनी लीटर बढ़ी है भाई, 12 लीटर बढ़ी है। इसका मतलब आपने जो पानी मिलाया है उसकी मात्रा कितनी है, 12 लीटर है, और 12 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ओके भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, जिसका नाम दिख रहा होगा आपको, क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को मतलब रेलवे का जो पेपर होता है, पिछले पेपर के अकॉर्डिंग बात करें तो रेलवे को अभाज्य संख्या से बहुत ज्यादा लगा हुआ है। मतलब अगर मैं बेसिकली बात ये करूं कि नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन आने के चांस काफी ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम ये सोचे कि रेशियो हमने बनाया था पिछले कुछ 2-3 महीने पहले, हमने देखा था रेलवे के जितने भी पेपर्स थे उनमें से हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जब निकाले तो पता चला 30 बार क्वेश्चन अगर नंबर सिस्टम में से पूछा गया था तो 30 क्वेश्चन में से लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन सिर्फ एक ही बात पे पूछा गया, वो है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो आप लोगों को अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं उन चीजों को बढ़िया से आप क्लियर कर लीजिएगा। एक ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि 1 से लेकर 150 तक जितने भी प्राइम नंबर होता है, ठीक है, 1 से लेकर 150 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी होती है भाई, 35 होती है। तो टोटल अभाज्य संख्या 35 होती है। वो 35 अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है। एक इसी में ये भी पॉइंट होता है कि जैसे कोई संख्या को हमें आइडेंटिफाई करना हो, जांचना हो, पहचान करना हो कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं है, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है और एक सह अभाज्य संख्या क्या होती है, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की वीडियो सेशन में हम जरूर इनको कवर कर लेंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्या, या फिर किसी संख्या को पहचान करना हो कि निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, वो पॉइंट हम समझ लेंगे। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड है और ये बात तो आप अच्छे से समझते होंगे। अभाज्य संख्याओं का औसत पूछना एक बहुत ही बेसिक और नॉर्मल सी बात है, बहुत बार ये सवाल एग्जाम में बनता है। तो 32 से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 32 से लेकर 69 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो आपको क्या करना है, 32 से 69 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उन सभी का औसत निकालना है। अब तुम्हें पता होगा कि अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता भाई, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बीच में डिफरेंस इक्वल नहीं होता। आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, 32 से 69 तक की सारी अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी और उन सबको फिर जोड़ के जितनी भी संख्या होगी उनका भाग देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि 32 से 69 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो जैसे 30 वाली जो लाइन होती है उसमें मतलब कि जैसे हम लाइन टू लाइन याद करते हैं इनको, कि जो 30 वाली लाइन होती है 31, 32, 33 वाली, उसमें दो अभाज्य संख्या होती है, 31 और 37। अब ये 32 और 69 के बीच पूछ रहा है तो उसमें 31, 31 तो आएगा नहीं, तो पहली अभाज्य संख्या तो आएगी 37, ठीक है। 30 वाली लाइन में एक अभाज्य संख्या होगी 37। फिर आएगी 40 वाली लाइन, 40, 41, 42 जो भी है। तो 40 वाली लाइन में टोटल 3 अभाज्य संख्या होती है, 41, 43 और 47। ओके भाई। फिर आएगी 50 वाली लाइन। अब 50, 51, 52 वाली जो सीरीज होती है उसमें टोटल अभाज्य संख्या 2 होती है, 53 और 59। तो मैं 53 को इसकी जगह लिख रहा हूं, 59 को इसके नीचे लिख रहा हूं ताकि वह जोड़ने में थोड़ा ठीक रहेगा। फिर आता है 50 के बाद 60 वाली लाइन आएगी, मतलब 60, 61, 62 वाली सीरीज आएगी। तो 60 वाली लाइन में टोटल अभाज्य संख्या 2 होती है, 61 और 67 होती है। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे 67 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम 61 लिख लेते हैं। ओके। तो 32 से लेके 69 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या कितनी है भाई, तो टोटल अभाज्य संख्या 8 है। अब मुझे इन सभी 8 संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन सबका योग करके 8 का भाग देना पड़ेगा।
तो चलो हम थोड़ा योग कर लेते हैं। जैसे मान लो 47 में 53 जोड़ेंगे तो ये 100 हो गया। जैसे आप 43 में 67 जोड़ेंगे तो ये 110 होगा। इसमें ये जोड़ेंगे तो ये भी 100 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब आप इन सबको जोड़ सकते हैं, 100 200 308 हो गया भाई, 100 200 300 408 हो गया ये। तो सबका टोटल 408 है, और कितनी संख्या, 8 संख्या है। तो 8 का अगर आप भाग देंगे तो एवरेज कितना आएगा भाई, 51 आएगा। तो 51 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट फेवरेट है। इसी प्रकार अभाज्य संख्या का एक और क्वेश्चन हमने लिया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कौन सा वर्ड है भाई, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जुड़वा अभाज्य संख्या की है। तो पहले भाई आपको ये समझना है कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अगर आप मुझसे ये बात समझे कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, वैसे तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत बार हम ऐसी चीजें भूल जाते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी है कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। पहले बात समझ लो कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो मैंने बताया दो स्पेशल क्वालिटी होती है इसमें। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों अभाज्य संख्या हो। ठीक है, मतलब पहली बात तो ये समझेगा, दो संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये जुड़वा अभाज्य संख्या में सिर्फ दो ही संख्या होती है, दो से ज्यादा नहीं होती। तो पहली क्वालिटी तो ये है कि वो दोनों की दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और दूसरी क्वालिटी ये है कि उन दोनों का अंतर हमेशा दो होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों अभाज्य संख्या और दोनों का अंतर दो होना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। तो भाई आप जानते हैं 71 और 73 दोनों अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच में दो का अंतर भी है, तो मतलब ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। 11 और 13 दिख रहा होगा, 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या भी है, और दोनों के बीच में दो का अंतर है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा डीप पूछा, मतलब 191 193 131 133। तो मैंने ये बात महसूस की है कि जितने भी एसएससी या रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर की अगर हम बात करें, तो उन चीजों के आधार पे मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 150 तक की जितनी भी प्राकृत संख्या होती है, उनमें जितनी भी अभाज्य संख्या 35 होती है, वो कौन कौन सी होती है। अब तुम अगर 150 तक की अभाज्य संख्या याद कर लोगे, तो आपको ये बात पता चल जाएगा कि 133 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है भाई, 133 अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि भाई 130 वाली जो सीरीज होती है ना, 130 31 32 से 40 तक, तो 130 से 140 वाली जो सीरीज होती है उसमें सिर्फ तीन अभाज्य संख्या होती है, 131 137 और 139। तो इस वाली सीरीज में सिर्फ तीन ही अभाज्य संख्या होती है, तो 133 अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब आपको पता है कि 133 अभाज्य संख्या नहीं है, तो फिर ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो ये हमारा राइट आंसर है। इसके बीच में थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा, मतलब कि भाई ये हमें नहीं पता कि 191 193 अभाज्य संख्या है या नहीं, इनको चेक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो काफी अच्छा लेवल का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उम्मीद है ये चीज आपको पसंद आई होगी। आगे हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो एवरेज के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो मतलब एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आरपीएफ की जो भी एग्जाम होगी उसमें एवरेज का भी बनेगा। एक नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। बहुत बार मैंने देखा है, मेजोरिटी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन लिया है कि सबसे ज्यादा इसी टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। 8 संख्याओं का औसत 18 है, और इन संख्याओं में एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाता है। देखो वैसे तो कई सारे कंसेप्ट होते हैं, बट अगर आप एक सिंपल भाषा में बात करें कि अगर आप रेलवे के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, तो एक आसान सा तरीका आप लगा लो कि 8 संख्या है जिनका औसत 18 है। तो 8 संख्याओं का औसत अगर 18 होगा, तो अगर आप औसत को संख्या से गुणा करेंगे तो इन 8 संख्याओं का योगफल 144 आ जाएगा। इसी प्रकार इसने बोला कि अगर एक संख्या को निकाल दिया जाए तो बाकी बची संख्या कितनी है भाई, 7 है। भाई एक संख्या को निकाल दोगे तो 7 संख्या बचेगी, और बाकी बची 7 संख्याओं का औसत 20 है। तो अगर आप औसत को 7 से गुणा करेंगे तो इनका योगफल कितना होगा, 140 होगा। ठीक है, तो अगर 8 संख्याओं का योगफल 144 है, 7 संख्याओं का योगफल 140 है, तो कितना कम हो गया भाई, 4 कम हो गया। इसका मतलब जो संख्या आपने निकाली उसका मान कितना है, 4। और भी हम एवरेज के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेंगे, मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन भी बनाते रहेंगे। फिलहाल एक बेसिक क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। चलो भाई ठीक है, नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टाइप है बहुत ज्यादा, मतलब रेलवे के पेपर्स में काफी बार सवाल पूछा जाता है कि कौन सी परमेय संख्या कौन सी अपरमेय संख्या होती है, रेशनल इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस संख्या का वर्गमूल अपरमेय संख्या होगी। मतलब जो 4 ऑप्शन दिया गया है, पता करना है कि इनमें से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरमेय संख्या होगी। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, बेसिक पॉइंट हम समझा रहे हैं, जो नंबर पूर्ण वर्ग संख्या होता है, ठीक है भाई,
जो नंबर पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जो किसी का स्क्वायर होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल तो परिमेय संख्या आएगा, क्योंकि उसका वर्गमूल पूरा पूरा आएगा। लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं अपूर्ण वर्ग संख्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, तो अपूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, अपरिमेय संख्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ऐसी संख्या का वर्गमूल अगर आप निकालोगे, जैसे भाई 13 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो 13 का वर्गमूल निकालोगे तो ये अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो √23 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होगा, अगर आप ऐसे कोई नंबर का वर्गमूल निकालोगे तो अपरिमेय संख्या आएगी। और एक छोटा सा लॉजिक होता है, एक छोटा सा रूल होता है कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक, अगर कोई संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 एवं 8 हो, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 हो, 3 या 7 या 8 होता है, तो वो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो कोई भी संख्या किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, उसकी पहचान करने का एक तरीका होता है कि इकाई अंक देख के हम पता कर सकते हैं कि वो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है। अब तुम्हें पता करना है कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आपने इन ऑप्शन के इकाई अंक देखे तो आपको दिख रहा होगा, बी ऑप्शन में जो नंबर 3368 है, आप देख पा रहे हैं, उसका इकाई अंक क्या है, 8 है। तो अगर इसका इकाई अंक 8 है तो हम कह सकते हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं है और आप इसका वर्गमूल निकालोगे, तो फिर इसका जो वर्गमूल आएगा वो अपरिमेय संख्या आएगी। इसका मतलब है क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ओके भाई, ठीक है, तो चलो, तो ये पॉइंट आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन जो हमें हुई वो भी एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, मतलब अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड पॉइंट है। तो जैसे यहां पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उनमें से कौन सा सत्य होगा। ठीक है, तो दो कथन आपको दिए गए हैं, और पहला कथन ये बोल रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होती है। तो अगर आपको अभाज्य संख्याओं का नॉलेज है तो बेशक आप नॉर्मली इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा कथन सही होगा। जैसे बोल रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है, तो ये बात तो नॉर्मली समझ सकते हो। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह की सीरीज में अभाज्य संख्या होती है। तो सब जानते हैं, दो के बारे में अच्छे से नॉलेज सबको है कि दो जो होता है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम तो नहीं होती, क्योंकि दो भी एक अभाज्य संख्या वो सम होती है। तो ये वाला कथन आपका रोंग है। सेकंड वाला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होगा। तो कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर विषम संख्या होगा, तो अगर आप दो अभाज्य संख्या को किसी और अभाज्य संख्या के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर आप जानते हैं दो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो भी रिजल्ट आएगा वो एक सम होगा, ना कि विषम होगा। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी इस क्वेश्चन में रॉन्ग होगा। तो न तो फर्स्ट और न ही सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दो एक अभाज्य संख्या सम है, आप इसको किसी भी प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा भाई, सम रिजल्ट आएगा। तो ये वाली बात गलत है। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, लास्ट एक सिंगल क्वेश्चन और है, मतलब कि आज का 20 क्वेश्चन की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 12 है, तो संख्या कौन सी होगी। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है, लॉजिक है, मतलब जैसे मैं एक बात आपको समझाना चाहूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट। जैसे मान लो पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या 30 है। मान लो दो संख्या है 20 और 30। मुझे बोला जाए कि इनका HCF क्या होगा, तो HCF का मतलब होता है कि ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका 20 और 30 में भाग जाए, तो वो जानते हैं कौन सा होगा, 10 होगा। तो 20 और 30 का HCF 10 होगा। फिर ये बोला जाए इनका रेशियो बनाओ, भाई रेशियो क्या होगा। तो जब हम इनका रेशियो बनाते हैं तो हमें पता है जब हम दो संख्याओं का रेशियो बनाते हैं तो हम उनको बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या से काटते हैं। बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या का मतलब है कि आप इनको 10 से ही काटेंगे। तो 10 से जब आप इनको काटेंगे तो इनका रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो जब भी आप दो संख्या या तीन संख्याओं का रेशियो बनाते हैं तो हमेशा जिस नंबर से आप काटते हैं वो HCF होता है। इसका मतलब जो भी HCF होगा वो हमेशा एक यूनिट का मान होगा भाई।
मतलब रेशियो में जो 1 यूनिट का मान होगा वो एचसीएफ के बराबर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जैसे आपको क्या बोल रहा है कि भाई 3 संख्या है जिनका अनुपात 1:2:3 है और इनका एचसीएफ जो है वो कितना है भाई 12 है। तो एचसीएफ 12 होने का मतलब ये समझ लो कि इनके 1 यूनिट का मान 12 होगा। और अगर 1 यूनिट का मान 12 होगा तो इन तीनों संख्याओं का मान अगर आपको निकालना है तो ये जो एचसीएफ 12 है इनको आप रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12, 24 और 36, तो ये तीनों संख्याओं का मान होगा 12, 24, 36। ओके, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन में आपको संख्याओं का रेशियो दे दे, उनका एचसीएफ दे दे, तो आप एचसीएफ को रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। ओके भाई, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अगली क्लास के लिए आप बिल्कुल रेडी रहे और इस क्लास के सेशन को जितना आप स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।